अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को दीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में बहुत बहुत खुशामदीद। आज हम चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर है। सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे और से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। इसमें देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट, डिफाइन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये आपके सामने मौजूद है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन। यस, हाइलाइटर के जरिए इसको हम जो है वो हाईलाइट करते हैं। यस, ये आपके पास पहला क्वेश्चन आ गया। डिफाइन ए पार्ट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में किसी ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सी फोर्सेस अमल करती हैं उन पर बात करनी है। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दायरे में हरकत करता है, सर्किल में मूव करता है, तो दो स्पेशल टाइप ऑफ फोर्सेस पर एक्ट कर रही होती हैं, जिनमें एक को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरी कहलाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दो तरह की फोर्सेज हैं जो कि उस पर अमल कर रही होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले जो हम यहाँ पर लिखेंगे। यस, आज यहाँ पे अपनी कॉपी पेंसिल उठा लीजिए। Definitions. There are two forces. Yes. There are two forces acting, नजर आ रहा है? हाँ, ठीक। Acting on a body moving along a circular path. Moving along a circular path. किसी भी दायरवी रास्ते पर जब कोई ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा होता है सर्कुलर पाथ, तो उस पर दो स्पेशल टाइप ऑफ फोर्सेस अमल करती हैं। वो कौन कौन सी? पहली कहलाती है उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स। फर्स्ट वन इज centripetal force. Centripetal force, and second one is called centrifugal force. Centrifugal force. There are two types of forces. इनका अगर आप सिंबल देखें तो कुछ इस तरह से होता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको हम FC की अलामत से, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको हम F की अलामत से शो कर देते हैं। फॉर फोर्स है फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले कौन सी फोर्स है? यू कैन सी, तो जो पहली फोर्स है दैट इज यस सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हेडिंग डाल लें नंबर 1, सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। यस, FC जो है वो इसका सिंबल है। क्या? FC, याद रहे, FC इसका सिंबल है। यस, इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होगी, तवज्जो रहे। देखिए होता ही है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दायरे में हरकत कर रहा होता है तो उस पर जो है वो दो तरह की फोर्सेज, जैसा कि बताया कि अमल कर रही होती हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आम मुशाहिदे की बात है, आप देख सकते हैं आम मुशाहिदे में, अगर आपके सामने स्क्रीन पर ये आ गया है, इसको आप जो है एक बकेट की एग्जांपल से जो है वो देख सकते हैं। आपके सामने एक बकेट मौजूद है, बकेट ऑफ वाटर, और उसको स्ट्रिंग के साथ बांधा गया है। यानी किसी बाल्टी को जो है आप किसी रस्सी के साथ बांध के घुमाएं, जब आप उसे घुमाएंगे तो आपको अपने आर्म्स पर एक खिंचाव महसूस होगा, एक फोर्स अमल कर रही होगी। जब उसको आप मूव करते हो तो क्या होता है, एक तरह की फोर्स जो है वो बॉडी पर अमल करती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है वो फोर्स अमल करेगी इस जाने, या खास किस्म का खिंचाव होगा। इस सब एक फोर्स आप फील करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी सर्किल में मूव करता है। क्योंकि आप इसे कर्व पाथ के लॉन्ग मूव करा रहे हैं। कर्व पाथ कहते हैं सर्कुलर पाथ या कर्व पाथ, तिरछा रास्ता, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी तिरछे रास्ते पर अमल करता है तो उस पर
एक खास किस्म की फोर्स जो है, दो तरह की फोर्सेज हैं, उनमें हम पहले डिस्कस कर रहे हैं सेंटीपिटल। उसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होती है, जिस तरफ आपका हाथ है, जहाँ से आपने रस्सी को पकड़ा हुआ है वहाँ खिंचाव आप महसूस करते हैं, तो दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंटीपिटल फोर्स। ये जो फोर्स है इस बकेट ऑफ वाटर को, पानी की बाल्टी को मुसलसल एक सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटीपिटल फोर्स किसे कहते हैं? सेंटीपिटल फोर्स इज दैट फोर्स विच कीप्स द बॉडी टू मूव अलोंग सर्कुलर पाथ, जो किसी ऑब्जेक्ट को दायवी रास्ते पर मुतारिक रखे। दैट फोर्स इज कॉल्ड द सेंटीपिटल फोर्स। यूं समझ लें कि जब तक बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलोंग होती है उस पर किसी किस्म की सेंटीपिटल फोर्स अमल नहीं करती, लेकिन जैसे ही वो कट पाथ के अलोंग तिरछे रास्ते की तरफ टर्न लेती है, लेफ्ट या राइट या किसी भी डायरेक्शन में, तो उस पर जो है फिर सेंटीपिटल फोर्स अमल करने लगती है, और उसकी डायरेक्शन उस सेंटर की तरफ होती है जो उसका पाथ का होता है। इज दैट क्लियर? तो सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या बनी? सच फोर्स विच कीप द बॉडी टू मूव अलोंग सर्कुलर पाथ। आइए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द फोर्स विच keeps the body नजर आ रहा है? यस, आ रहा है। which keeps the body to move along सर्कुलर पाथ, दायवी रास्ते पर मुतारिक रखे सर्कुलर पाथ, कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं सर? सेंट्रीपिटल फोर्स, या इसको सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहा जाता है बाज़। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, कभी ये फोर्स ज़्यादा होती है, कभी ये फोर्स कम होती है। तो देखिए, अगर हम यस अगर हम कोई शेप उठा लें, मिसाल के तौर पर आपने शेप उठा ली, अगर आप एक सर्किल बनाएं, ओके, तो देखिए ये जो सर्किल आपके सामने मौजूद है, फर्ज कर लें कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्किल के अलोंग मूव कर रहा है, ये सिचुएशन है आपके सामने। तो जब कोई ऑब्जेक्ट पर, ये इसका सेंटर है, सेंटर से लेकर दायरे तक का जो फासला है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? रेडियस। दिस इज कॉल्ड रेडियस। ये यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, ये दायवी रास्ते पर मुतहर्रिक है, तो दायरे इसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तो होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो दायवी रास्ते पर हरकत कर रहा है। तो चूंकि इसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी, तो आइए देखते हैं वो वेलोसिटी क्या है। यस, हम जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट दायरे में हरकत करता है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन किसके? टेंजेंट लाइन के साथ होती है। इज दैट क्लियर? तो वेलोसिटी जो है टेंजेंट लाइन के अलोंग मूव कर रही होती है। एक चीज और फर्ज कर लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट दायरे में मुतहर्रिक है, इसका मास सपोज m है। हालांकि क्वेश्चन में जो पूछा था कि वो कौन सी फोर्सेज है, उनको तो हमने डिफाइन कर दिया, लेकिन हम फिर भी चाहेंगे कि इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करें आपसे कि m मास ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी v अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। तो अब इसके ऊपर जाहिर सी बात है सेंटीपिटल फोर्स अमल करेगी, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है यहाँ पर कि इस पर जो है सेंटीपिटल फोर्स बकेट ऑफ वाटर आपके सामने मौजूद होगा। तो स्ट्रिंग पर एक खास किस्म की फोर्स अमल करेगी जिसकी डायरेक्शन मरकज की तरफ होगी। तो देखिए उस सेंटीपिटल फोर्स का अनुसार किन किन फैक्टर पर होगा, कब वो फोर्स ज़्यादा होगी, कब वो फोर्स कम होगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा कि जो सेंटीपिटल फोर्स होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर डिपेंड कर रही होती है सेंटीपिटल फोर्स? ये ऑब्जर्व किया गया, इट इज ऑब्जर्व दैट द सेंटीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। इसका मतलब है कि स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी सेंटीपिटल फोर्स भी बढ़ जाएगी। ओके, इसके अलावा सेंटीपिटल फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। सेंटीपिटल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द रेडियस। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस जितना छोटा होगा सेंटीपिटल फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर आपके सामने ये स्लाइड मौजूद है तो देखिए यहाँ से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यस, ये आपके सामने जो है नेक्स्ट स्लाइड आ गई है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यस सेंटीपिटल फोर्स के हवाले से फिलहाल हम तो कर रहे थे आपसे, लेकिन इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट भी आ गया। सर मैं दोबारा उसी स्लाइड की तरफ चले जाते हैं। यस, ये इसकी डिस्कशन बाद में होगी आपसे।
ये आ जाए दोबारा इस तरफ। तो सेंटीपिटल फोर्स जो है वो स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तेज तेज आप रस्सी से बांध के बाल्टी को घुमाएंगे तो जाहिर सी बात है कि फोर्स भी ज़्यादा महसूस होगी, इसमें किसी किस्म की दो राय नहीं। फोर्स भी आपको ज़्यादा फील होगी, याद रखिएगा। आइए दोबारा उसी बकेट ऑफ वाटर की तरफ आ जाएं। जितनी ज़्यादा जो है रफ्तार के साथ, वेलोसिटी के साथ आप इस ऑब्जेक्ट को घुमाते हैं, वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। ये डिस्कस करने वाले थे हम यहाँ पर एक्चुअली। यहाँ पर देखें, यस, जितनी ज़्यादा जो है यहाँ पर आप वेलोसिटी देंगे, वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा सेंटीपिटल फोर्स होगी। तो ये कह रहे हैं कि सेंटीपिटल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के, जो बात डिस्कस की। इसके अलावा जो सेंटीपिटल फोर्स है डेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेडियस के। अब ये यहाँ रेडियस कहाँ पर है, ये सोचने वाली बात है। तो देखिए यहाँ पर रेडियस कहाँ पर होगा, अगर आप थोड़ा सा और करें तो ये सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो फासला है बकेट ऑफ वाटर तक का, दिस डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली द रेडियस। क्योंकि बकेट जब वो वाटर जब घूमेगा दायरे में तो सेंटर से लेके इस बकेट तक का जो डिस्टेंस होगा डेट विल बी व्हाट, डेट विल बी द रेडियस। वो क्या कहलाएगा? इसका रेडियस कहलाएगा। ओके, ये आपके सामने डायग्राम मौजूद है, आप यहाँ से इसको रियलाइज कर सकते हैं कि क्या बात कही जा रही है। अच्छा, अब आ जाए दोबारा उसी स्लाइड की, दोबारा वन नोट की तरफ। उसमें हम फार्मूला डेवलप करने वाले थे। इन दोनों को कंबाइन करें हम। क्या कीजिए, इन दोनों को कंबाइन करें। तो बाय कंबाइनिंग बोथ एक्सप्रेशन, तो सेंटीपिटल फोर्स प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, इसको आप इस तरह कंबाइन करके लिख सकते हैं। उसके बाद प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू में चेंज करेंगे तो आप जानते हैं कि कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे जो है कांस्टेंट अमूमन मास इस्तेमाल किया जाता है। तो मास इज द कांस्टेंट वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हर इक्वेशन का एक कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो है मास जो है वो बतौर कांस्टेंट इस्तेमाल किया गया। रखिएगा एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये यूँ समझ लें कि सेंटीपिटल फोर्स का असर मास पे भी होता है। मास ज़्यादा होगा तो सेंटीपिटल फोर्स भी बढ़ जाती है। ओके, तो ये थी सेंटीपिटल फोर्स। दूसरी कौन सी फोर्स? अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन जो है वो हमेशा सेंटर की जानिब होती है, यानी किस तरफ? टूवर्ड द सेंटर होती है। लेकिन बॉडी सेंटर की तरफ नहीं आती। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ऑब्जेक्ट है जब वो दायरे में घूम रहा है बकेट ऑफ वाटर, तो फोर्स सेंटर की तरफ अमल कर रही है। किस तरफ? सेंटर की जानिब अमल कर रही है। तो क्या बकेट ऑफ वाटर सेंटर की तरफ आ रहा है? नहीं, वो तो दायरे रास्ते पर मुसलसल मूव कर रहा है। तो सेंटीपिटल फोर्स का काम जस्ट ये होता है कि ऑब्जेक्ट को मरकज की तरफ माइल करना, इसलिए इसको उर्दू में मरकज माइल कुव्वत कहा जाता है सेंटीपिटल फोर्स को। इज दैट क्लियर? यही वो फोर्स है जो कि जमीन चांद पर लगा रही है। अर्थ attracts the moon with a gravitational force, जिसके नतीजे में मून रोटेट्स अराउंड द, रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो उस पर भी सेंटीपिटल फोर्स अमल कर रही है। अगर सेंटीपिटल फोर्स जो है वो खींच ले और मरकज की तरफ वाकई ले आए, वाकईतन बॉडी सेंटर की तरफ अमल करने लगे, फिर तो सारा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। तो चांद तो मुसलसल जमीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है, इज दैट क्लियर? सेंटीपिटल फोर्स के तहत जो जमीन ने ग्रेविटी की वजह से पैदा की है। ओके, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। आगे दोबारा इस फार्मूले की तरफ, आपके सामने फार्मूला मौजूद है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये फार्मूला डेवलप हो गया, डायरेक्शन में पता चल गई कि इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स कहाँ? इट इज ऑलवेज, यानी सेंटीपिटल फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पार्ट, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पार्ट, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ये आपके सामने मौजूद है। ओके, ये आपके सामने ये बात इसकी मुकम्मल हो गई। उसके बाद सेकंड था, सेकंड वन वाज, व्हाट वाज द सेकंड वन? इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूसरी जो फोर्स स्पेशल टाइप की अमल करती है उसे क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाउ व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? इसको एफ और स्मॉल एफ के साइन से शो करते हैं। एफ फॉर फोर्स, स्मॉल एफ फॉर फ्यूगल। देखिए यूनिवर्स में, याद रखिएगा, इन द यूनिवर्स यूनिटी फोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिंगल फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं फिजिक्स में। हम जब बात करते हैं तो हम फिजिक्स और साइंस की बात कर रहे होते हैं। तो इन साइंस देयर इज नथिंग लाइक अ सिंगल फोर्स। सिंगल फोर्स नहीं है।
वेयर इज अ फोर्स देयर इज एन अपोजिट फोर्स। जहां कहीं भी फोर्स होगी तो उसके अपोजिट फोर्स भी लाजमी डेवलप हो जाएगी। जहां कहीं भी फोर्स होगी तो वहां अपोजिट फोर्स पैदा हो जाती है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। मिसाल के तौर पर जब आप किसी बॉल को दीवार की तरफ फेंकते हैं तो बॉल दीवार से टकराती है, जैसी फोर्स लगाती है रद्दमल के तौर पर बॉल वापस आ जाती है। तो होता क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स और पैदा हो जाती है। जब आप चल रहे होते हैं ज़मीन पर या आप बैठ रहे होते हैं तो ये फोर्सेस और अपोजिट फोर्सेस अमल कर रही होती है। या स्प्रिंग को आप खींचते हैं, जब स्प्रिंग पर फोर्स लगाते हैं तो आपने अप्लाइड फोर्स लगाई, लेकिन अपोजिट फोर्स भी पैदा हो जाती है जो स्प्रिंग को दोबारा अपनी असल पोजीशन पर लाने की कोशिश करती है। इज दैट क्लियर? तो फोर्स के साथ एक अपोजिट फोर्स भी आ जाती है। इज दैट क्लियर? हमारा वेट किस तरफ अमल कर रहा है? जमीन पर वजन नीचे की तरफ अमल कर रहा है, लेकिन हम जमीन की सतह में चेयर पर बैठा हुआ हूँ इस वक्त, तो मैं नीचे की तरफ नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि जिस सतह पर हम मौजूद हैं, चेयर सरफेस, वो ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रही है, अपोजिट फोर्स हमारे वेट को बैलेंस कर रही है। इज दैट क्लियर? तो याद रखिएगा इसी तरीके से जब किसी ऑब्जेक्ट पर सेंटीपिटल फोर्स अमल करती है, कौन सी फोर्स? सेंटीपिटल फोर्स, तो उसके अपोजिट जो है एक फोर्स और डेवलप हो जाती है उतने ही मैग्नीट्यूड की। उस फोर्स को कहा जाता है, ये आपके सामने, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहते हैं उसे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स का काम होता है बॉडी को सेंटर की तरफ लाना, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम होता है बॉडी को सेंटर से दूर रखना, दूर रखने की कोशिश करना। इज दैट क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर आपके सामने आपको नजर आ रहा है, सामने स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इज दैट क्लियर? देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ के अलोंग। जब सर्कुलर पाथ के अलोंग रिवॉल्व कर रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर सकूंगा। देखिए ये रहा, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है? बोले एम। एम मास का ऑब्जेक्ट है, वही डिस्कशन जो अभी हमने की, वेलोसिटी v के साथ ये मूव कर रहा है, और r कौन है? रेडियस है। सारी गुफ्तगू भी आपसे हमारी हो गई। ओके, तो r इज द सेंटर, r इज द रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये जो है रेडियस है सर्कुलर पाथ का, क्या है? रेडियस है। और m मास है, वेलोसिटी v, v वेलोसिटी के साथ जो है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट लाइन के साथ होती है, एवरीबॉडी नोज वेल। उसके बाद इस पर फोर्स अमल कर रही है, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? ऊपर की तरफ। दोबारा इंक लेनी पड़ेगी। अच्छा देखेंगे यहाँ पर क्या बात कर रहे थे हम? बात ये कह रहे थे कि जो सेंटीपिटल फोर्स है, यानी यहाँ पर ये वाली, ये सिर्फ शो नहीं की इन्होंने, ये सेंटीपिटल फोर्स लिख तो दिया है लेकिन इसको, हाँ शो कर दिया ग्रीन से, इसको चले एफ सी लिख देते हैं, हम ग्रीन से लिख देते हैं। तो जो सेंटीपिटल फोर्स है वो इसका अमल कर रही है, इसका फार्मूला भी डिस्कस किया। सेंटीपिटल फोर्स bonds body to move towards the center, but body does not move towards the center. Why? Because an opposite force in the meanwhile is developed in opposite direction, opposite to the centripetal force. That force is called the centrifugal force. F से शो करते हैं इन्होंने, रेड कलर से शो किया है। इज दैट क्लियर? तो इसको फिर क्या कहा जाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। तो अब सवाल अगला ये पैदा होता है, चलिए तो समझ गए कि सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा हो जाती है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो याद रखिएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सेम एज दैट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। इज दैट क्लियर? अगर सेंट्रीपिटल फोर्स फर्स्ट कर लें 100 न्यूटन की है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी उसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 100 न्यूटन की होगी। दोनों एक दूसरे के असर को खत्म कर देंगे, बॉडी मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ, बॉडी जो है सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करती रहेगी। इज दैट क्लियर? इनमें से कोई एक फोर्स भी अगर वैनिश हो जाए, खत्म हो जाए, तो सेकंड फोर्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। अभी आपने देखा था कि ये बकेट ऑफ वाटर है, ये आपके सामने मौजूद है, बकेट ऑफ वाटर, ये रस्सी के साथ बंधा हुआ है और बकेट जो है मूव कर रहा है। अगर फर्स्ट कर ले सेंटीपिटल फोर्स अमल कर रही है, तो इसके अपोजिट फौरन कौन सी फोर्स पैदा हो गई यहाँ पे? आप जानते हैं, दैट इज व्हाट? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका भी अभी हमने जिक्र किया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा हो गई है। अगर एफ सी 100 न्यूटन की है, इनकेस फर्ज करें, तो फ्यूगल फोर्स भी कितनी होगी? 100 न्यूटन की ही होगी डेफिनेटली। अगर ये रस्सी ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स फिनिश। सेंट्रीपिटल फोर्स फिनिश होगी तो क्या ख्याल है, क्या फ्यूगल फोर्स भी रहेगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी खत्म हो जाएगी। तो बकेट किस तरफ जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स की जानी जाएगा या फ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा? अब आप सोच रहे होंगे शायद सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो गई है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन में इसको जाना चाहिए। तो ये भी एक दिलचस्प सूरत हाल है। याद रखिएगा, जब आप रस्सी से पत्थर को बांध के घुमाते हैं और रस्सी को छोड़ दें या रस्सी टूट जाए, तो पत्थर दायरे में नहीं हरकत करता, बल्कि वो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ मूव करता है। लेट के लिए इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट लाइन के साथ होती है। तो पता ही चला इस बहस से कि सेंट्रीपिटल फोर्स के खात्मे के साथ ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी खात्मा हो जाता है। इस डेट के लिए उम्मीद आप समझ रहे होंगे।
तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, आइए इसकी डेफिनेशन लिखें। क्या द फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन क्या बनी, द फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यस, द फोर्स equal in magnitude but opposite to the direction of centripetal force, to the direction of centripetal force. Called centrifugal force, called centrifugal force. तो ठीक है, बस फार्मूला क्या होगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला याद रखिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इसलिए माइनस में ली जाती है इसकी डायरेक्शन, क्योंकि टूवर्ड द सेंटर होती है, तो जो फोर्स टूवर्ड द सेंटर हो उसकी डायरेक्शन को फिजिक्स में माइनस में लिया जाता है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव ली जाती है, क्योंकि ये अपोजिट होगी सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला भी एग्जैक्टली यही है, लेकिन प्लस साइन के साथ होगा mv²/r। तो दिस इज योर जो है क्वेश्चन, जो कि जिसका जवाब आ गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए सीन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर होगा वो ये क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट जो हमने सॉल्व कर लिया, और अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन 9 का बी पार्ट। क्या कह रहे हैं, ड्रॉ अ फिगर, यस, ड्रॉ अ फिगर, a figure showing the direction of centripetal force, centrifugal force and the velocity of an object along a circular path। मेरा ख्याल है कि इस पर हमने बात कर ली है। क्या कह रहे हैं, अभी हमने डिस्कस किया था आपसे, और अभी डायग्राम भी उसके बना भी दी थी, और फिर साथ में जो है डायग्राम आपके सामने मौजूद भी थी। वो इस तरह की सिचुएशन थी कि यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ के लॉन्ग मूव कर रहा है, तो सेंटर से लेकर यहाँ तक का फासला क्या हो गया, रेडियस हो गया। बॉडी यहाँ पर इसका मास m है, ये बात आप जानते हैं। वेलोसिटी v की डायरेक्शन टेंजेंट लाइन के साथ होगी। ओके, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा पेन टैप के साथ यूज टू होने में, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पेन है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप स्लिपरी प्लेस पर लिख रहे हैं। अब देखें इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की सेंटर की तरफ बताया आपको, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन इसकी अपोजिट होती है। बात भी हमने तफसील से डिस्कस कर ली है आपसे इस डेट के लिए, नहीं तो फिर एक दफ़ा फिर देख लें क्या सूरत हाल थी। ये थी सूरत हाल आपके सामने, अगर डायग्राम आ गई, ये डायग्राम है। तो ये एक्चुअली आपसे पूछा था उन्होंने डायग्राम में कि क्या करना है। मैं इसको थोड़ा सा रेस कर लूँ ताकि इसको समझने में आसानी हो जाए आपको कि क्या है। स्ट्रोक रेजर ले लेते हैं, ये ठीक है। ये आपके सामने जो है सूरत हाल है, देख लें फिर से हाईलाइट कर दें या समझ गए, फिर से कर दें, चलें। ये आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स है, यहाँ पर शायद दिख रहा हो साफ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, और सेंट्रीफ्यूगल की डायरेक्शन इसके अपोजिट होती है। ये डिस्कस कर लिया। लीनियर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है दोनों की, वेलोसिटी इज एट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज एट राइट एंगल टू द फोर्स। यही वजह है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करती, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है। नहीं समझे बात को, जो वेलोसिटी है वो चूंकि सेंट्रीपिटल फोर्स के परपेंडिकुलर है। चलिए एक पॉइंट और आ गया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपके सामने रेज हो गया। वो क्या था, वो ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, मिसाल के तौर पर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, तो वो आ गया, ठीक है। फर्ज कर लें कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ। ओके, अगर आप इस पर फोर्स अप्लाई करें जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, क्या हो, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करें 90 डिग्री के एंगल पर, तो क्या ये फोर्स जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर सकती है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं, फोर्स अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ा देगी, वेलोसिटी इंक्रीजेस।
अगर फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट अमल करे, जिसका रिटार्डिंग फोर्स होता है, कार के ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए, तो क्या होगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अमल कर रही है, तो इस सूरत में क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो फिर क्या चेंज होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। और जैसी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो एक कर्व पाथ के अलाउ मूव करना शुरू कर देगी, और उसके नतीजे में एक दाईं रास्ता बनेगा। अब ये जो फोर्स है इसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये बात रोज़े रोशन की तरह वाजे हो गई। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, डेट वो फोर्स जो ऐसी बॉडी को कीप करती है, द फोर्स कीप्स द बॉडी टू मूव अलोंग सर्कुलर पाथ। दैट्स इट। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। डायग्राम तो पहले भी डिस्कस कर चुके थे आपसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर क्या है वो ये रहा। आ कार इज न्यूमेरिकल, एक्चुअली क्या है, आ कार इज रनिंग, और उसके बाद डी पार्ट में कह रहे हैं लिस्ट डाउन सम पर्पसफुल यूजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूज। इस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इस पर गुफ्तगू करना चाह रहे थे आपसे। ये क्या है देख लो भाई, इसको हम मिटा देते हैं वरना फिर ये डिस्टर्ब करेगा, ये चीज़ डिस्टर्ब करेगी शायद। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो ये, यस, आ कार is running on a circular path of a car is running on a circular path होगा, रास्ता होगा, पार्ट लिख दिया, ऑफ हाईवे हैविंग अबाउट 1000 मीटर रेडियस। द मास ऑफ कार इज 600 किलोग्राम एंड इट्स वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। पॉइंट क्या मालूम करें, सेंटीपिटल फोर्स बताएं एक्सर्टेड बाय कार, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ कार भी बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करें तो सूरत हाल ये आपके सामने, देख लूँ क्या आपको नजर आ रहा है, यस यही। तो यस, अ कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पार्ट ऑफ हाईवे, पाथ ऑफ हाईवे होगा, PATH मिसिंग यहाँ पर। 1000 मीटर रेडियस, रेडियस क्या है, यानी कार जब दायरे में घूम रही होगी तो डेफिनेटली उस कार, उस पाथ का, रास्ते का, हाईवे का, सर्कुलर ट्रैक का कोई रेडियस तो होगा। तो जो रेडियस है वो रेडियस यहाँ पर दे दिया उन्होंने, कितना दिया हुआ है, 1000 मीटर। तो रेडियस इज 1000 मीटर। उसके बाद क्या कहते हैं, द मास ऑफ कार इज 600 किलोग्राम। तो यहाँ जो मास है कार का, जाहिर है कार में नहीं बना रहे हैं यहाँ पर, आप समझ जाए, कार जो का जो मास है वो कितना है, वो कार मूव कर रही है, उसका मास दिया हुआ है, रेडियस तो 1000 मीटर हो गया, 600 किलोग्राम। मास कितना दिया हुआ है कार का, 600 किलोग्राम, एंड इट्स वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी दी है 72 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी वेलोसिटी है। तो क्या करें, ये चीज़ें बतानी, सेंटीपिटल फोर्स बताएं क्या होगा इस पर, सेंटीपिटल फोर्स कितनी अमल कर रही है ये बताएं, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बताएं। तो ये डेटा जो आपके सामने, बुक नहीं है अभी भी हमारे पास, वरना अब फिर सीन पलटने पड़ेंगे, खैर कोई बात नहीं। आ जाए दोबारा, रेडियस कितना दिया हुआ है, 1000 मीटर है। वन नोट की तरफ आ जाए, यस, ये आपके पास वन नोट आ गया होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा पार्ट था, बी पार्ट था या सी था, क्वेश्चन 9 का सी पार्ट है, कौन सा पार्ट है वो स्टूडेंट्स, सी पार्ट, रेड कलर ले लेते हैं मेरा ख्याल है, यस, क्वेश्चन 9 का सी पार्ट। रेडियस सबसे पहले लिख लें, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज 1000 मीटर, और मास ऑफ द कार, कार का जो मास है दैट इज व्हाट, मास ऑफ द कार इज कितना था, 600 किलोग्राम। 600 किलोग्राम था, वहाँ जाके फिर से देख लें यहाँ से, देखिए 600 किलोग्राम है ना, दोबारा आ जाए इसी सीन की तरफ। उसके बाद क्या कह रहे हैं, किलोग्राम को ज़रा सही से लिखें, और क्या था, वेलोसिटी दी हुई थी, यस, वेलोसिटी कितनी दी हुई थी, आइए देखते हैं, वेलोसिटी थी, यस, 72 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी वेलोसिटी थी, 72 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब याद रहे कि इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, किसमें, मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं आप जानते हैं, उसका तरीक़ेकार क्या होता है, याद करें, यस, इट इज़ वेरी इजी।
हम जानते हैं कि किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। लिहाजा किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बिग यूनिट कन्वर्ट्स इनटू स्मॉलर यूनिट। इस पर भी बहुत कुछ कर रखी है, उस पर भी उसको चेक किया सकता है। फिर है आवर। जो आवर होता है घंटा, 1 आवर दैट इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। एक घंटे में 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पर करेंगे क्या कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं तो 1 आवर की जगह वो लगा देंगे। दैट्स इट। तो यहीं पर ये काम कर लीजिए आप तो ज़्यादा बेहतर है। यस, क्या सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर। चले वेलोसिटी को पहले वहाँ पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या बताया, 72 किलोमीटर पर आवर है। इसको पर आवर को ऐसे लिखते हैं जी। क्या है, 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय आवर। आवर कितने? एक आवर में 3600 सेकेंड है। कैलकुलेटर चाहिए होगा। यस, कैलकुलेटर मैंने सीन में ऐड नहीं किया, आपको शायद दिखाई नहीं देगा, भूल गया। तो बहरहाल आप कैलकुलेटर अपना इस्तेमाल कर लें। 72 मल्टीप्लाई बाय 1000। हालांकि इतनी आसान कटिंग है, इसमें क्या कैलकुलेटर इस्तेमाल करना। लेकिन यहाँ पे 2 से कट गए, ठीक है। तो 36 कम 36, 36 वन द 36, 36 टू द 72, 36 दूनी 72, 36 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72। अब 72 को मल्टीप्लाई कर दें कैसे, यहाँ 10 बचेगा, 2 10 20, दैट्स इट, सिंपल। बिना वजह कैलकुलेटर की तरफ जाने की हर बार जरूरत नहीं रहती है। तो 2 10 20 मीटर पर सेकेंड नजर आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो 20 मीटर पर सेकेंड ये है आपके सामने। अब देखें क्या करेंगे, आपको बताना क्या था, ये तो लिखा ही, कमाल हो गया। डेटा में ये चीज़ सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया और ये नहीं लिखा कि डेटा में जो है आपको मालूम क्या करना है, वो भी तो लिखना होता है ना भाई हमें। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दोबारा वहीं आ जाएंगे यार, सीन नंबर 3 में आ जाए। आपको सेंटीपिटल फोर्स कैलकुलेट करनी है और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। ये है भाई, दोबारा वहीं है, यहाँ लिख लीजिए दोबारा से, मिसिंग। यस, क्या हो गया भाई, सेंटीपिटल फोर्स कैलकुलेट करें FC और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करें। दो चीजें हैं, सेंटीपिटल फोर्स एंड सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, तो आइए सॉल्यूशन बार स्टार्ट वहीं से हो जाता है, याद रखिएगा। यहाँ अब हम दकीक चीजों में नहीं जा रहे हैं हम लोग। तो पहली हेडिंग क्या हो जाएगी, 4FC, ये R लिखा हुआ है, 4FC सेंटीपिटल फोर्स, ये कैलकुलेट करना है पहले। नजर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, 4FC, ठीक। फार्मूला क्या है, एवरीबॉडी नोज द फार्मूला। यस, कलर चेंज कर दें। सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला ये होता है, क्या अभी ट्राई, पी क्या था, डिस्कस पी किया आपसे, mv² अपॉन r। तो यहाँ वैल्यू फिट कर दें, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। एक ही लाइन में कर लें। मास कितना दिया हुआ था, 600 किलोग्राम। वेलोसिटी हासिल हो गई है 20, ऊपर है स्क्वायर और रेडियस है 1000 मीटर। यही था ना, देखिए रेडियस 1000, मास 600 और वेलोसिटी तो आ गई थी 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो यहाँ पे भी देखें, 2 से कट जाएंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा भाई, ऊपर 6 मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर तो सभी जानते हैं, 20 था 400, एवरीबॉडी नोज वेल। और अपॉन में क्या रह गया, 10, सही है। फिर एक जीरो से कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 6 और 40 और अपॉन में 1 होता है, लिखते नहीं है। तो 6 को 40 से मल्टीप्लाई कर लें तो सेंटीपिटल फोर्स कितनी आ जाएगी, 6 0 6 4 24, 6 4 24, तो 40 छिके 240, यूँ समझ लें, 6 240 न्यूटन। ओके, तो रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स, दिस इज रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स जो हासिल होगी, न्यूटन में नापते हैं इसको। अब उसके बाद क्या मालूम करना था भाई,
उसके बाद आपको चाहिए फॉर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, से भी मालूम करना है क्या सेंटीपिटल एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। जहाँ सेंटीपिटल फोर्स होगी तो वहाँ एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन यू एक्सर्ट सम फोर्स ऑन अ बॉडी एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। जहाँ फोर्स वहाँ एक्सेलरेशन। तो दीवार पे फोर्स लगाओ तो दीवार क्यों नहीं मूव करती, उसमें भी तो एक्सेलरेशन होना चाहिए ना। क्वेश्चन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला देखें क्या है। जब कोई ऑब्जेक्ट दायरे में हरकत करता है तो जिस तरह सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी सेंटर की तरफ ही होती है। और इसका फार्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। इसमें थोड़ी सी बात करूँगा आपसे। होता ही है कि जब कोई ऑब्जेक्ट दायरे में हरकत कर रहा होता है तो सेंटीपिटल फोर्स तो ठीक है, आप समझ गए, सेंटर की तरफ है। ओके, लेकिन सेंटी एक्सेलरेशन क्यों पैदा होगा। एक्सेलरेशन तो तब पैदा होता है जब वेलोसिटी चेंज हो रही हो। क्या हो रहा हो, वेलोसिटी चेंज हो रही हो। तो वेलोसिटी, तो ये सारी गुफ्तगू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हवाले से हम कर रहे हैं आपसे। आपका ये जो इसका स्टार्ट होता है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नाम से स्टार्ट होता है बुक में, चैप्टर में, जो सारी गुफ्तगू हम कर रहे हैं यहाँ पर सर्कुलर मोशन के हवाले से। यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा बॉडी का, तो फिर एक्सेलरेशन क्यों पैदा होगा। यस, वेलोसिटी दो तरह से चेंज हो सकती है, याद रखिएगा। या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, जो यहाँ नहीं हो रहा, और दूसरी चीज़ क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो उस सूरत में भी उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की तब्दीली की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसको कहते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। ये वही है वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो आपने पहले पढ़ रखा है काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वो मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी है, अप और नीचे टाइम आता है। और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्यों पैदा होगा, क्योंकि बॉडी दायरे में हरकत कर रही है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज अलोंग द टेंजेंट लाइन। किसके साथ होती है, टेंजेंट लाइन के साथ होती है। टेंजेंट लाइन किसे कहते हैं, ये वो लाइन होती है दायरे के किसी मकाम को छू के गुजरे। डेट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो टेंजेंट लाइन के साथ है। बॉडी मूव करके यहाँ आएगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट लाइन के साथ ऐसे हो जाएगी। जब बॉडी मूव करके यहाँ आएगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट लाइन के साथ ही हो जाएगी। तो पॉइंट टू पॉइंट चूंकि टेंजेंट लाइन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। इसका मतलब है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो तब्दील नहीं हो रहा, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। लिहाजा द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द चेंज इन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द change in direction of velocity is called the centripetal acceleration and it is always directed towards the center of circular path। क्योंकि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में तब्दीली है उसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है, लिहाजा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। उसका फार्मूला v स्क्वायर अपॉन r है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। इतनी बहस काफी है। फिर वीडियो की लेंथ को तो हमने साइड पर रख दिया है, वीडियो छोटी बन रही है, लेंथी बन रही है, अब हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो पोर्शन है उसको हमें डिस्कस करना है बस, सर्कुलर मोशन के हवाले से जो बुक का हिस्सा उसे कंप्लीट डिस्कस करना है इंशाल्लाह। बस दुआ करें कि लाइट नहीं जाए, वरना फिर ये सारा काम दोबारा से करना पड़ जाएगा। एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वी की जगह क्या आएगा देखें, वेलोसिटी है 20, ये आपके सामने वेलोसिटी इज 20 और रेडियस इस्तेमाल होगा इसमें। क्या इस्तेमाल होगा बच्चों, रेडियस 1000 मीटर। यस, वेलोसिटी की जगह 20 लिख दीजिए और पर कौन है स्क्वायर, और रेडियस की जगह क्या आ जाएगा 1000। तो अब देखें 20 के स्क्वायर का मतलब है 20 को आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, एवरीबॉडी नोज इट, डिवाइडेड बाय 1000। ओके, अब देखें यहाँ पे क्या होगा, एक जीरो से गया, फिर एक जीरो से गया, तो पर 2 टू द 4 और नीचे क्या रह गया 10। अब डिवाइड करें इसको तो 0.4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0.4। ओके, 0.4 आ गया क्वेश्चन में। 4 डिवाइडेड बाय 10 विल गिव यू 0.4। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला, दिस इज द वैल्यू ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, याद है डब्बा सही तरह बना नहीं, हालांकि इंक तो शेप किया था। हर 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। उम्मीद आप समझ गए। उसके बाद देखें, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, दोबारा हम स्विच कर रहे हैं स्क्रीन, ये आपके सामने आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आइए इस पर गौर करते हैं। डी पार्ट है, लिस्ट डाउन सम पर्पसफुल यूजेस, हाईलाइट इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, ये लिस्ट डाउन, ये तो नजर ही नहीं आ रहा भाई।
येलो वाला, lists down some purposeful कारामत uses of centrifuge that human are benefiting every day. कुछ सेंट्रीफ्यूज बताइए, क्या बताइए, सेंट्रीफ्यूज मशीन्स बताइए कि जिससे आज का इंसान भरपूर तरीके से फायदा उठा रहा है। अब ये नई टर्म आ गई, सेंट्रीफ्यूज किसे कहते हैं भाई, व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूज। तो देखें बात ये है कि हम जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट दायरे में हरकत कर रहा होता है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो अमल कर रही होती है, लेकिन साथ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अमल करती है अपोजिट डायरेक्शन में। बस इस सिचुएशन से फायदा उठा के कुछ मशीन्स बनाई गई हैं। उन मशीन्स के जरिए, उन स्पिनर्स के जरिए, घूमने वाली मशीनों के जरिए, साथ जूसर मशीन होती है आपकी, स्पिनर होता है, उसके जरिए हैवी पार्टिकल्स को लाइट पार्टिकल से जुदा कर दिया जाता है। इसका हैवी पार्टिकल एक तरफ, लाइट पार्टिकल एक तरफ। ये जो प्रोसेस है जिस मशीनों के जरिए होता है उनको सेंट्रीफ्यूज कहा जाता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस हो रहा होता है अलग होने का वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस और सेंट्रीपिटल फोर्सेस का नतीजा होता है, यूं समझ लें, जैसे उसको सेंट्रीफ्यूज का नाम दे दिया गया। तो इसके जरिए हैवी पार्टिकल और लाइट पार्टिकल को इसी तरीके से दूध से मक्खन का बनना, क्रीम का सेपरेट होना, ये एक मशीन से किया जाता है, इसको क्रीम सेपरेटर कहते हैं। ड्रायर, वॉशिंग मशीन जो आजकल आ रही है, में ड्रायर लगा हुआ है, यानी कपड़े गीले हो गए उनको खुश्क भी तो करना है, जाके उनको फिर या तो आप रस्सियों पर सुखाएं और टाइम लें, धूप दें, हवा दें, या फ़ौरन मशीन में डालें और उसके अंदर स्पिनर लगा हुआ है, फ़ौरन जो है पानी के ज़र्रात, ड्रॉपलेट और वाटर एक तरफ, कपड़े सूख के पास, हाथ के हाथ जो है वो सूख जाते हैं। डेट क्लियर। तो यहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूज मशीन काम कर रही होती है। और इस तरह शुगर, आपने देखा होगा बचपन में हम लोगों ने देखा है कि हम लोग वो बुड्ढे के बाल कहते थे उसको, बुड्ढे के बाल आज भी बिकते हैं। वो होता है कि बड़े रंग बिरंगे किस्म के बाल होते हैं और बड़ा इंजॉय करते थे हम उसको खा के। तो उसमें होता है एक एक स्पिनर लगा होता है ठेले वाले के पास, उसमें वो चीनी डालता है, उसमें रंग मिला देता है चीनी में, वो चीनी घूम रही होती है, उसके तार बन रहे होते हैं तेजी के साथ, और लाइट हो के जो अलग हो रहे होते हैं हैवी चीनी के साथ, उसमें ज़र्रात अलग हो रहे होते हैं, और एक बहुत ही खूबसूरत सा जो है समझ लें कि आपको फोम की तरह शुगर हासिल हो जाती है लाइट। तो ये वो भी एक तरह की सेंट्रीफ्यूज मशीन है। इज दैट क्लियर। गैस से आइसोटोप्स को अलग करना, गैसेस से किसको अलग करना, हाई लेवल पर अल्ट्रा, अल्ट्रा जो है सेंट्रीफ्यूज कहलाते हैं। गैस प्रोसेस के जरिए किसको, उनके अंदर मौजूद आइसोटोप्स को अलग करना, ये यहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूज काम कर रहे होते हैं। फिर बैंकिंग ऑफ रोड है, आपने देखा होगा जो रोड होता है उसकी बैंकिंग की जाती है, क्या, यानी उसका जो किनारा आउटर एज होता है उसको थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं ताकि कार उसके ऊपर जब मूव करे या कोई चीज मूव करे तो स्किट ना हो, स्लिप ना हो। तो उसका रीजन भी यही है, सेंट्रीफ्यूज है, सेंट्रीफ्यूज पैदा करना मकसद है और स्लिप होने से बचाना मकसद है। दैट क्लियर। तो अनगिनत मिसालें जो है सेंट्रीफ्यूज की हमें नजर आती हैं। आइए इनमें से कुछ पर हम बहस करेंगे आपसे, कुछ जो एग्जांपल्स ऐसी होंगी जिन पर हम बाकायदा आपसे गुफ्तगू करेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, दोबारा आप जाइए किस तरफ, आ जाए वन नोट की तरफ, ये आपके सामने आ गया होगा वन नोट। ओके, इस पे हम सेंट्रीफ्यूज की हेडिंग डालेंगे और काम करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूज जो है ये आपकी डेफिनेशन थी, याद है ना आपको, सेंट्रीफ्यूज किसे कहते हैं, पहले तो आप ये लिख लें। क्या, क्वेश्चन नंबर 9 का आखिरी पार्ट है, डी। अच्छा ये क्या हुआ, हमने शेप तो इनका, अच्छा इसको ड्रॉ वो किया हुआ था, इसको हम वो कर देते हैं, सही। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूज। तो सेंट्रीफ्यूज किसे कहते हैं, द अप्लायंसेस यूज्ड टू सेपरेट हैवी पार्टिकल्स फ्रॉम लाइटर पार्टिकल। द अप्लायंसेस, डेफिनेशन लिखिए, द अप्लायंसेस, ऐसी मशीनें, ऐसे अप्लायंसेस यूज्ड टू separate, used to separate heavy particles from lighter particles, from lighter particles called लिक्विड्स में। ये प्रोसेस किसमें होता है, ये स्पेशल एक बात याद रखिएगा, इन लिक्विड्स। जब हम सेंट्रीफ्यूज की बात करते हैं, दोबारा में जाना पड़ेगा,
यस, इसको रेस कर देते हैं। इन लिक्विड्स, सॉरी, इन लिक्विड्स कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज। तो ये तो डेफिनेशन थी जो आपके सामने आ गई, इसको सेंट्रीफ्यूज कहा जाता है। गेट क्लियर। अब इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो लिख लेते हैं। शुगर क्रिस्टल्स, एग्जांपल्स लिखें इसकी प्लीज। कलर चेंज करें क्या, बोलिए थोड़ी एक ही रंग इस्तेमाल कर करके। हाँ, कलर चेंज कर देते हैं। यस, इसकी जो एग्जांपल है नंबर 1, उसमें है सबसे पहले शुगर क्रिस्टल्स, जो भी आपने मिसाल दी थी गुड्डे के बाल वाला, शुगर क्रिस्टल्स लिखिए मेरे साथ साथ। Sugar crystals are separated from molasses, are separated from molasses। दूसरी एग्जांपल में ब्लड एनालिसिस, खून के जर्रात में से पार्टिकल्स को अलग करना। ब्लड एनालिसिस ऑब्जर्व थ्रू दिस सेंट्रीफ्यूज या थ्रू दिस प्रोसेस। ब्लड एनालिसिस, ब्लड खून का एनालिसिस, जो ब्लड एनालिसिस कैरीड आउट, देख लें दफा कि ये चल रहा सही, ठीक है। कैरीड आउट थ्रू दिस प्रोसेस, थ्रू दिस प्रोसेस, यानी ब्लड में क्लॉटिंग है, ठीक हो गया है, उसको एनालाइज करना है, तो उसको भी स्पिन करके जो है कुछ ऐसा कुछ किया जाता है कि जिससे पार्टिकल्स अलग हो जाए और ब्लड को एनालाइज किया जा सके ब्लड के लिए। तो ये भी एक एग्जांपल है। एक एग्जांपल इसकी और लिख लें, क्रीम सेपरेटर पे। सारी वो तो हमने कर ली, तो लिखने वाला काम है। क्रीम सेपरेटर यानी वो मक्खन निकालने वाली मशीन या मलाई निकालने वाली मशीन, क्रीम सेपरेटर कहते हैं। क्रीम सेपरेटर कहते हैं अलग करने वाला, सेपरेटर। क्रीम separator is used to separate cream, is used to separate is used to separate cream from milk, skimmed milk from milk। दूध से जब आप इसको अलग करते हैं तो उसमें भी इसे इस्तेमाल किया जाता है ब्रेड के लिए। लस्सी का भी आप बनाएं तो उसमें भी इस तरह का प्रोसेस होता है, साइडों में मक्खन आना शुरू हो जाता है, बीच में एक प्रोसेस होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे उसको। तो क्रीम सेपरेटर की मिसाल हो गई, गैस सेंट्रीफ्यूज की मिसाल हो गई, बैंकिंग की एग्जांपल आपको दे दी। किसकी? बैंकिंग में भी जो है आप इसे इस्तेमाल करते हैं सेंट्रीफ्यूज को। तो अब इसके बाद जो है इसके पावरफुल यूजेस कुछ जो है वो हम डिस्कस करेंगे। पावरफुल यूजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूज क्या है, हेडिंग डालना, पावरफुल यूजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूज। इसके जो पावरफुल यूजेस हैं बहुत ज़्यादा, जो जिनसे इंसान जो है बेनिफिट ले रहा है, उसमें क्या क्या यूजेस बताया आपको। रॉड बैंकिंग बताया नंबर 1 क्या है पावरफुल यूजेस में, सबसे पहले रॉड बैंकिंग। दिस इज रॉड बैंकिंग। आइए इसको थोड़ा सा और करते हैं रॉड बैंकिंग के हवाले से। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक कार मूव कर रही है, लेट क्लियर, यू कैन सी हियर। यस,
ये कार है, ये रोड है, ये आपको रोड नट दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। और इसका जो आउटर एज है, क्या आउटर एज आपके सामने है ना कार बनी हुई, ठीक। इसका जो आउटर एज आपको नजर आ रहा होगा कैसा है, आउटर एज जो है वो इसका थोड़ा सा रेस किया गया, हाइट पे लेकर गए। क्यों किनारा, इसको बैंक भी कहते हैं, बैंक ऑफ द रोड, किनारा। इसको ऊंचा क्यों बनाया गया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसलिए बनाया गया ताकि इस पर सेंटीपिटल फोर्स जो है वो आसानी के साथ जो है वो और ज़्यादा बढ़कर अमल करे। और जाहिर सी बात है कि टायर और सतहों के दरमियान सेंटीपिटल फोर्स का किरदार फ्रिक्शनल फोर्स करती है, याद रखिएगा, ये एक अलग बहस है। कौन? फ्रिक्शनल फोर्स। जब भी कोई ऑब्जेक्ट दायरे में घूम रहा होता है तो उस पर सेंटीपिटल फोर्स तो लगती है, कभी वो फ्रिक्शन की सूरत में लग रही होती है, कभी वो टेंशन इन स्ट्रिंग की सूरत में लग रही होती है, कभी वो ग्रेविटी की सूरत में, ग्रेविटेशनल फोर्स की सूरत में लग रही होती है। मिसाल के तौर पर रस्सी से पत्थर को बांध के आप घुमाते हैं, बकेट ऑफ वाटर को जब आप घुमा रहे होते हैं, आपके सामने बकेट ऑफ वाटर है, तो रस्सी में जो फोर्स अमल कर रही है उसको टेंशन इन स्ट्रिंग कहते हैं, एवरीबॉडी नोज इट वेल। तो यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स का किरदार कौन अदा कर रहा है? टेंशन अदा कर रहा है। ओके, इसी तरीके से होता ही है कि जब आप दूसरी मिसाल आपको दी है, कोई कार जो है रोड पर घूम रही है या बस जो है सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है, तो उस सूरत में जो सेंटीपिटल फोर्स है उसका किरदार कौन अदा करेगा? वहां तो रस्सी नहीं है, तो वहां रोड और टायर की सतहों के दरमियान, जो कार के टायर है और रोड है उनकी सतहों के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डेवलप हो जाती है, दैट प्रोवाइड द सेंटीपिटल फोर्स। अब हम जानते हैं कि जमीन के गिर्द जो है चांद रिवॉल्व कर रहा है, जो मून है वो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, तो उस पर जमीन ने सेंटीपिटल फोर्स अप्लाई करके रखी हुई। तो यहाँ सेंटीपिटल फोर्स कौन है? क्या आपने जमीन को चांद के साथ किसी रस्सी से बांधा हुआ है, या जमीन और चांद के दरमियान कोई फ्रिक्शनल फोर्स है? नहीं। तो अब कौन सी फोर्स है? सेंटीपिटल फोर्स तो है, क्योंकि मून जो है वो रिवॉल्व कर रहा है इसके गिर्द, जमीन के गिर्द। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दायरे में घूमेगा, चाहे वो खला में हो, चाहे वो हवा में हो, चाहे वो जमीन की सतह पर हो, तो सेंटीपिटल फोर्स तो अमल करेगी उस पर। अब यहाँ क्वेश्चन पैदा होता है कि यहाँ सेंटीपिटल फोर्स का किरदार कौन अदा कर रहा है? तो दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ और मून के दरमियान जो कशिश की कुव्वत है, तजाजुबी कशिश की कुव्वत, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट प्रोवाइड्स द सेंटीपिटल फोर्स। इज दैट क्लियर? तो इस पॉइंट को याद रखा जाए। तो यहाँ पर देखिए होता ये है कि सेंटीपिटल फोर्स तो लग रही है, अब इसको बैंक, इसको ऊंचा क्यों किया? अब अगला सवाल पैदा हो गया, देखिए जो किनारा है रोड का, इसको फ्लैट ही रहने देते सीधा सीधा, एक ऊंचा कर दिया, एक नीचा कर दिया, तो इससे क्या फायदा होगा? अगर आपने कोई ट्रैक देखे हो, सर्कुलर ट्रैक जिसमें कारों के मैच होते हैं या साइकिल्स के मैच होते हैं, तो उनके सर्कुलर ट्रैक भी इसी तरह के होते हैं, यानी किनारियां। अगर आपने गेम खेला हो, लोग बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, वो सर्कुलर ट्रैक, इस पे आप बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं वीडियो गेम में, तो किनारे जो होंगे वो ऐसे होंगे, यानी उठे हुए होंगे, ताकि स्किड ना हो जाए, स्लिप ना हो जाए, और आसानी के साथ सेंटीपिटल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स जो है पहले के मुकाबले में, फ्रिक्शनल फोर्स तो वही होगी, लेकिन उससे होगा ये कि एक एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप हो जाएगी। देखिए वो कैसे डेवलप होती है इसको इन्होंने समझाने की कोशिश की, आइए हम भी समझने की कोशिश करते हैं। होता ये कि जब कोई बॉडी दायरे, दोबारा दें यहाँ पर, यस, फर्ज कर लें कि ये आपके पास जो है सर बिल्कुल रोड है और उसके ऊपर जो है कार मौजूद है या कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है। मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का फर्ज कर लें कार है, तो इस पर जो है हम जानते हैं कि इसका वेट किस तरह अमल कर रहा है? नीचे की तरफ अमल कर रहा है। W इज इक्वल टू mg, एवरीबॉडी नोज इट। और वेट नीचे की तरफ अमल कर रहा है, इस पर नॉर्मल फोर्स किस तरफ अमल कर रही है? ऊपर की तरफ वेट चाहता है बॉडी नीचे जाए, तो बॉडी नीचे तो नहीं जा रही। आप जानते हैं कि बॉडी जो है वो नीचे की तरफ मूव नहीं कर रही है। ओके, दोबारा वहीं आ जाए, ये नो, अच्छा, अब वेट चाहता है कार नीचे जाए, कार नीचे नहीं जा रही क्योंकि अपोजिट फोर्स डेवलप हो गई है। इस फोर्स को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल फोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ रोड। ये नॉर्मल फोर्स कहलाती है। इसको हम आर की अलामत से भी शो करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने इसको एन की अलामत से शो किया, आपको एन नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पर इसको हम भी जो है एन की अलामत से ही शो कर देते हैं। आर के बजाय क्या लिख देते हैं? बोलिए, एन लिखते हैं। तो हमने भी यहाँ पर एन लगा दिया। अब आप गौर करें कि वेट और एन की आपके सामने एक सिचुएशन आ गई। ये रोड था बिल्कुल फ्लैट, लेकिन अब आपने क्या किया? रोड का जो किनारा है उसको आपने रेस कर दिया, उसको रेस कर, जैसे ही आपने तो नहीं किया, बनाने वालों ने किया होगा, जाहिर सी बात है। तो ये जो सतह है इसको आपने जो है रेस कर दिया किनारे, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? ये नॉर्मल फोर्स इस तरफ हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी। अब ये जब नॉर्मल फोर्स तिरछी होगी, यानी यूं होगी सिचुएशन, यूं समझ लें, ऐसे होगी, तो अब नॉर्मल फोर्स हमेशा जो सतह पर परपेंडिकुलर होती है, ये एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तो नॉर्मल फोर्स होगा इस डायरेक्शन में। अब दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर एक एंगल बन जाएगा। देखिए ये सतह नजर आ रही है आपको,
रोड की सतह ऊंची और ये है आपकी ज़मीन की सतह, तो उसके दरमियान एक एंगल थीटा बन जाएगा यहाँ पर। उसका नतीजा क्या होगा, नॉर्मल फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। कितने, दो कंपोनेंट। हम जानते हैं कि जब भी कोई वेक्टर एंगल थीटा बनाए तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक एफ एक्स कहलाता है और दूसरा एफ वाई कहलाता है। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट बन जाएंगे, इसमें से एक एन का एक्स कंपोनेंट बनेगा, यहाँ यूँ समझ लें एन एक्स बन जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट क्या कहाँ बनेगा, वो इस डायरेक्शन में बनेगा। दैट क्लियर। एन वाई के अलावा से इसको शो करेंगे। आप देखें यहाँ पर जो डायग्राम है इसको कैसे शो किया जाए कि आपकी समझ में आ जाए। यहाँ पर एन नज़र आ रहा है आपको, दैट क्लियर। ये आपके पास ये सतह, इसके परपेंडिकुलर ये, इसके ये देखें, यस अब आप समझ जाएंगे आराम से। इसको फिर मिटाना पड़ेगा, रेजर उठाओ ये वाला। अच्छा वेक्टर वाला चैप्टर तो पढ़ा होगा ना आपने, किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, पहले हम इस पर बात करेंगे थोड़ी सी। यानी जब कोई आप वेक्टर लेते हैं, फर्ज कर लें आपने एक वेक्टर एफ लिया तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक एफ एक्स और दूसरा एफ वाई। ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट होता है, आपने पढ़ा होगा एफ वाई, और ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है एफ एक्स। आप तसव्वुर कर लें कि यहाँ पर जो है एफ नहीं है, क्या नहीं है, फर्ज कर लें कि यहाँ पर थोड़ा ही मिट गया, यस यहाँ पर जो है फर्ज करें कि कलर चेंज करना पड़ेगा, सही एन है तो एन के कितने कंपोनेंट बन जाएंगे बताइए, दो। एक तो बन जाएगा एन एक्स और दूसरा ये एंगल थीटा यहाँ पर लिया है आपने, और दूसरा क्या बन जाएगा एन वाई। तो थीटा के सामने वर्टिकल कंपोनेंट होता है और थीटा के साथ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, मेरा ख्याल नजर आ रहा है आपको, वो यहाँ सही नजर आ रहा है। तो देखें यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि थीटा एंगल यहाँ लेने के बजाय आप यहाँ ले लें, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। क्या करें, थीटा जो है आपने यहाँ लिया है ना, यहाँ ना लें बल्कि थीटा यहाँ ले लें इस जगह। तो देखें अब क्या होगा, दिलचस्प बात है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग। यस थीटा आपने यहाँ ले लिया, तो अब थीटा के सामने ये जो एन एक्स है ये क्या बन जाएगा, एन वाई बन जाएगा, और डायरेक्शन इसकी हो जाएगी, डायरेक्शन तो खैर यही होगी। और दूसरा ये वाला जो कंपोनेंट जो एन वाई था, क्या बन गया, एन एक्स बन गया। जेड के लिए आपने और किया कि एंगल थीटा यहाँ लिया गया तो उसके सामने वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, जो एंगल दो लाइंस के दरमियान होता है वही एंगल उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के दरमियान भी होता है। क्या मतलब हुआ, फर्ज कर लें आपने ये एक लाइन बनाई और एक लाइन ये बनाई, इसके दरमियान कोई भी एंगल थीटा लिया 30 डिग्री फर्ज कर लें आपने ले लिया, या थीटा ले लिया। अब आप एक काम करें कि आप जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर एंगल बनाइए, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन खींचिए, खींच दी, और ये जो लाइन आपको नजर आ रही है इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन ड्रॉ करें, तो ये जो एंगल होगा ये भी 30 डिग्री होगा। यानी पता चला कि जो एंगल दो लाइंस के दरमियान होता है वही एंगल उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के दरमियान भी पाया जाता है। दैट क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये जो आपका वेक्टर है ये हो गया एन, ठीक है ना, ये जो सिचुएशन यहाँ पे इन्होंने दिखाई और से देखें यहाँ पर ये नजर आ रहा है आपको, तो ये एन है। अब इसके बन गए एन के दो कंपोनेंट, एक तो कंपोनेंट ये वाला बन जाएगा एन एक्स, कौन सा होगा ये आपको नजर आ रहा होगा, बल्कि इसको ऐसे ले लेना तो ज्यादा बेहतर है। अब देखें अब इजी हो जाएगा डायग्राम, अब समझना आसान है पहले के मुकाबले में। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि डिस्टर्बेंस नहीं हो। क्या हो गया, रबड़ खत्म हो गई लग रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रबड़ भी खत्म हो जाती है, अजीब बात है। चलें ठीक है, ये एन है तो इसके कितने कंपोनेंट हो गए, दो कंपोनेंट हो गए, कितने, तो एन। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये तो हो गया आपका एन एक्स, ये जो कंपोनेंट है, और ये जो थीटा 30 डिग्री नजर आ रहा है आपको, इसके सामने ये कंपोनेंट ये वाला कौन सा होगा बताइए, ये होगा एन वाई। कौन सा हो जाएगा, एन वाई, और एक कंपोनेंट इसके इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एन एक्स, एन एक्स। इज इट क्लियर। अब एन एक्स कॉम्पोनेंट जो है ना वो तो बैलेंस हो जाएगा वेट के साथ, देखिए वेट नजर आ रहा है। और अच्छा एक बात और याद रखिए, आप यही कहानी शुरू, एफ एक्स का फार्मूला है कोस थीटा। अब आपको ये चीज़ अच्छी तरह से आनी चाहिए इस टॉपिक को समझने के लिए जो हम डिस्कस कर रहे हैं।
अगर हमने वेक्टर चैप्टर नहीं पढ़ा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, उनके फार्मूले क्या है, फिर तो उसको समझना जाहिर सी बात है दुश्वार है, तो पहले उसको समझने की जरूरत है। तो बहरहाल मैं ये इस तरह लेके चल रहा हूँ कि आपको ये आता है, आपने चैप्टर वेक्टर वाला पढ़ रखा है और वेक्टर की रेजोल्यूशन आप जानते हैं, उसके कंपोनेंट के फार्मूले भी आप जानते हैं। तो एफ एक्स का फार्मूला एफ कॉस थीटा है, वाई का फार्मूला एफ साइन थीटा, तो एन एक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा उसके मुताबिक, एन कॉस थीटा हो जाएगा नहीं, और एन वाई का फार्मूला क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से दो फार्मूले बन जाएंगे। तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा ऊपर जो नजर आ रहा है आपको, ये जिसका अभी हम जिक्र कर रहे हैं एन एक्स है, नहीं हॉरिजॉन्टल बन गया, और ये वाला कंपोनेंट एन वाई बन गया। तो रोड बैंकिंग के नतीजे में क्या हुआ, ये एन वाई कॉम्पोनेंट एक्स्ट्रा फोर्स का किरदार अदा करेगा सेंटर की तरफ, और उसके नतीजे में क्या होगा, कार का स्लिप होना मुश्किल हो जाएगा। अगर तेज रफ्तारी के साथ भी कार चलाई जाएगी तो फ्रिक्शनल फोर्स के साथ ये जो फोर्स ऐड हो गई है, उसके नतीजे में क्या होगा कि स्कीडिंग मुश्किल हो जाएगी, और कार को ज्यादा रफ्तार के साथ जो है आप सर्कुलर ट्रैक पे चला सकेंगे। इस डेट क्लियर, इसलिए रोड बैंकिंग की जाती है। आइए इस रोड बैंकिंग को हम लिख लेते हैं बाकायदा, रोड बैंकिंग को लिख लिया जाए। आपके सामने स्क्रीन वन नोट की खुल गई, इस पर लिखे रोड बैंकिंग आपके सामने। इसमें क्या रखेंगे, द आउटर एज ऑफ द रोड, लिखिए मेरे साथ साथ, द आउटर यानी किनारा जो होता है, आउटर एज ऑफ द रोड is raised to a certain height, is raised ऊंचा किया जाता है to a certain height, ये खास ऊंचाई तक उसको क्या करते हैं, रेस करते हैं, टू एट द कर्व पाथ, जो दायवी रास्ता है, ये कर्व पाथ है उस पर, एट द कर्व पाथ, हाँ ये भी याद रखिएगा, सीधे रोड को करने की जरूरत नहीं होती, एट द कर्व पाथ। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं आगे, दिस प्रोवाइड्स द सेंटीपिटल फोर्स, इसका नतीजा क्या होगा, उसके नतीजे में दिस प्रोवाइड्स द सेंटीपिटल, नजर आ रहा है, ये ठीक है, मैं खुद आ गया हूँ साथ में, अब आ गया नजर, सही है, लिख लो भाई, सेंटीपिटल फोर्स, दिस प्रोवाइड द सेंटीपिटल, this provides the centripetal force against the tires of vehicle, against the tires of vehicle, कहते हैं गाड़ियों को, कार थोड़ी, बस भी हो सकती है, ट्रक भी हो सकता है, against the tire of vehicle, hence it prevents from skidding, hence it prevents, बचाती है, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, बचाती है, प्रिवेंट्स फ्रॉम स्किडिंग, फिसलने से बचाती है, नहीं जिंदगी में लोग फिसल जाते हैं, तो इसमें गाड़ियां भी फिसल जाती हैं, प्रिवेंट्स फ्रॉम स्केडिंग, स्केडिंग से बचाती है, फिसलने से बचाती है। तो ये रोड बैंकिंग पावरफुल जबरदस्त तरीके से ये होता है। अच्छा, ये जो एन वाई कॉम्पोनेंट है, ये असल में सेंटीपिटल फोर्स है। एक दफा फिर देख लें, मेरा ख्याल है जहाँ इतना देखा वहाँ थोड़ा सा और देखिए, ये आपको नजर आ रहा है ना एन वाई, दिस वन, ये जो एन वाई आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, चलो तो फिर वहीं आ गया, दोबारा नहीं आ जाता, नजर आ रहा है, देखते हैं आ रहा है नजर, ठीक है आ गया। तो आपको ये जो कंपोनेंट नजर आ रहा है, दिस वन, कौन सा, ये एन साइन थीटा एन वाई, ये वो कंपोनेंट है जो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा स्पेशली, आप समझे बात, कर्व पाथ पर सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में मदद देगा। अब आप बोले भाई अभी तो आपने कहा था फ्रिक्शनल फोर्स सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, वो तो करेगी, लेकिन इस कंपोनेंट के ऐड होने से सेंटीपिटल फोर्स बढ़ जाएगी, फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगी, नहीं समझे बात को, फ्रिक्शन तो वही है जो सतहों के दरमियान होगी, टायर की सतह और रोड की सतह के दरमियान, वो तो अपनी जगह रहेगी, लेकिन इस रोड बैंकिंग के नतीजे में क्या होगा, जो स्पेशल कंपोनेंट एन वाई बन गया, ये जो है सेंटीपिटल फोर्स में इजाफा कर देगा, और अब उसका फिसलना कार का मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो बात हम करने वाले थे रोड बैंकिंग के हवाले से, पहला पॉइंट कौन सा बयान किया, पावरफुल यूजेस में
फूज के हवाले से बयान किया, आपके सामने लिख लीजिए इसको जिन्होंने नहीं लिखा। उसके बाद दूसरा है क्रीम सेपरेटर। दूसरा यूज़ जो है कंपनियां जो कि मक्खन बना रही होती है, इस तरह हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनियां बटर बना रही हैं, क्रीम्स बना रही होती है, फुल क्रीम, और उनके पास ही बड़ी बड़ी मशीनें सेंट्रीफ्यूजेस लगी होती हैं, तो उन्हें क्रीम सेपरेटर कहा जाता है। क्या कहते हैं उन्हें? क्रीम सेपरेटर। तो आप भी लिख लें क्रीम सेपरेटर। यस। दूसरा पावरफुल यूज, क्रीम सेपरेटर। सेपरेटर कहते हैं क्रीम को सेपरेट करने वाला, अलग करने वाला। दिस इज कॉल्ड क्रीम सेपरेटर। तो देखिए इसकी डायग्राम अभी आपके सामने जो है हमने डिस्कस भी की थी कि क्रीम सेपरेटर जो है वो किसे कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड क्रीम सेपरेटर। ये आपके सामने स्क्रीन पर होगा। ये है मशीन, ये स्पिनर है। इसमें आप जो स्किम्ड मिल्क जो है वो डाल देते हैं, उसके बाद ये स्पिनर इसमें घूमता है। जब स्पिनर घूमने लगता है, स्पिनर इसका जब घूमता है तेजी के साथ, ये आपको बीच में एक रॉड टाइप की नजर आ रही होगी, देखिए ऐसा है या नहीं? यस, ये ना बीच में एक रोड नजर आ रही होगी यहाँ पर। तो जब ये तेजी के साथ घूम रहा होता है तो होता ये है कि स्किम मिल में जो हैवी पार्टिकल हैं वो करीब रह जाते हैं, और जो क्रीम है वो लाइट होती है, वो साइडों में चिपक जाती है। डेट क्लियर? क्रीम कहाँ होती है? साइडों की तरफ चिपक जाती है। यूँ समझ लें कि जब तेजी के साथ घूम रहा होता है तो सेंटीपिटल फोर्स के साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो अमल कर रही होती है ना। तो इसलिए इसको सेंट्रीफ्यूज कहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लाइट पार्टिकल को क्या कर देती है? सेपरेट करना शुरू कर देती है, अलग करना शुरू कर देती है, और जो स्किम मिल के हैवी पार्टिकल होते हैं वो साथ में आना शुरू हो जाते हैं क्रीम के, उसके क्रीम के। रेड क्लियर? आइए उसको लिखते हैं, आसान सी बात है, इसमें मैं क्या डिस्कस करूँगा आपसे। क्रीम सेपरेटर, एटिमोलॉजी लिखें, इट इज एन अप्लायंस, इट इज एन अप्लायंस used to separate cream from milk, skimmed milk। उससे जुदा करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज इट इज heavier than cream particles। क्रीम पार्टिकल से स्किम जो है वो हैवियर होता है। when the milk rotates, when the milk rotates, जब मिल्क दूध घूमता है स्पिनर में, when the milk, देख लिया ना आप लोगों ने, स्टॉप करके लिखना है, when the milk rotates at high speed, at high speed, at high speed in the spinner machine, in the spinner machine, in the spinner machine, the heavy particles are pushed towards the wall. The heavy particles are pushed towards, नजर आ रहा है? नहीं आ रहा? अरे मैंने तो सीन ही चेंज नहीं किया, सीन ही चेंज नहीं किया। चलो अपना सीन चेंज कर दिया, आपका चेंज नहीं किया। क्रीम सेपरेटर के बारे में लिख लें, इसे स्टिल कर लें वीडियो को। इट इज एन अप्लायंस used to separate cream from skimmed milk because it is heavier than cream particles. When the milk rotates at high speed in the spinner machine, the heavy particles are pushed towards the wall of spinner. Pushed towards the wall of spinner. नहीं, हैवी पार्टिकल जो होते हैं, ये डिस्कस करना था, सॉरी थोड़ी सी मिसिंग हो गई यहाँ पे। होता ये कि स्पिनर में जब वो मिल्क घूम रहा होता है इसकी मिल्क तेजी के साथ, तो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं ना उसके,
वो किस तरफ चले जाते हैं, हैवी पार्टिकल्स के मिलके वो टूवर्ड्स द बॉल चले जाते हैं, क्योंकि आप जितने हैवी होते हैं आप किनारे की तरफ खिसकने लगते हैं मास ज़्यादा होने के नतीजे में। तो हैवी पार्टिकल उस तरफ और जो लाइट पार्टिकल है वो सेंटर में रह जाते हैं। डेट क्लियर। क्रीम के पार्टिकल लाइट होते हैं और उसके बाद हैवी पार्टिकल जो जुदा हो जाते हैं, फिर आप क्रीम निकाल देते हो। इजी प्रोसेस है। डेट क्लियर। तो ये मामला होता है वहाँ पर। तो दीज हैवी पार्टिकल्स पुश। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, एक इंटरेस्टिंग बात, ये जो हैवी पार्टिकल्स जमा होते जा रहे हैं, किनारियों पर लगते जा रहे हैं, क्रीम सेपरेटर के किनारों पर लग रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो फिर बीच में जो लाइट पार्टिकल है यानी क्रीम के पार्टिकल है उनको पुश करना शुरू कर देते हैं कि वो किस तरफ आना शुरू हो जाए, सेंटर की तरफ आना शुरू हो जाए। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, द हैवी पार्टिकल्स, अगली बात देखिए, द हैवी पार्टिकल्स पुश्ड push the light particles of cream towards center ऑफ मशीन, टूवर्ड्स सेंटर, मरकज की तरफ जो है उसको लाने की कोशिश करेंगे। तो ये मामला उसमें होगा, याद रखिएगा। तो हैवी पार्टिकल वहां चले जाएंगे, बाहर की तरफ चले जाएंगे, याद रखिएगा। हैवी पार्टिकल किस तरफ, बाहर की तरफ जाएंगे, इंपॉर्टेंट बात है। और लाइट पार्टिकल कहाँ रह जाएंगे, वो सेंटर की तरफ जो है जमा होना शुरू हो जाएंगे। लाइट हैवी पार्टिकल दीवार की तरफ जमा होना शुरू हो गया, आपके सामने देखिए आया होगा सीन। तो उसमें होता है कि हैवी पार्टिकल जो है वो दीवार की तरफ जा रहे हैं, वॉल, मशीन की जो वॉल है, और लाइट पार्टिकल क्रीम के सेंटर की तरफ जो है वो ऐड होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात जो होगी बड़ी दिलचस्प, हैवी पार्टिकल जितने ज्यादा जमा होते जाएंगे पुश करना शुरू कर देंगे लाइट पार्टिकल क्रीम को, ताकि वो सेंटर की तरफ जमा होना शुरू हो जाए। और ये प्रोसेस उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक स्पिनर स्पिन होता रहेगा, घूमता रहेगा, ये मशीन आप ऑपरेट करते रहेंगे। गेट क्लियर। तो ये मामला होगा। उसके बाद देखें यहाँ पर जो तीसरा है, तीसरा वो है ड्रायर। क्या है तीसरा जो पावरफुल यूज है, वो ड्रायर के हवाले से। अब ड्रायर किसे कहते हैं, नंबर 3, दैट इज, ड्रायर कहते हैं पानी खुश करने वाली मशीन, ड्रायर कहलाती है। आप मेरा ख्याल समझ गए होंगे, पानी किसका खुश किया जाता है, गीले कपड़ों का ही पानी खुश किया जाता है। तो ड्रायर एक मशीन है, स्पिनिंग मशीन है ये भी, और ये जो है कपड़ों से पानी को जुदा कर लेती है, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर को जुदा कर देती है, इसलिए इसको ड्रायर कहा गया। और कपड़े खुश्क हो जाते हैं। देखिए इसकी कैसे वो होगी, इसकी जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से होती है ड्रायर की। ये आपके सामने स्क्रीन पर आ गई है। इज दैट क्लियर। ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये मशीन। अच्छा, दिस इज मशीन। और इस मशीन के अंदर देखिए यहाँ पर, जब ये कपड़े गीले कपड़े होंगे, वेट क्लोथ जो इसमें डाले जाते हैं और इसका स्पिनर घूमता है तेजी के साथ, तो होता ये है कि यहाँ पर इसकी जो बॉल्स है परफोरेटेड बनाई गई है। परफोरेटेड किसे कहते हैं, परफोरेटेड कहते हैं कि ऐसी दीवार जिसमें सुराख हो या होल हो, उन्हें क्या कहा जाता है, परफोरेटेड कहा जाता है। तो असल वही है कि जैसे जैसे मशीन कपड़ों को, गीले कपड़ों को घुमाएगी, बेड क्लोथ को, तो वजन की वजह से वो क्लोथ दीवार की तरफ चिपकना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब वो दीवार की तरफ जाएंगे तो साथ में जो पानी है वो परफोरेटेड जो होल्स हैं, सुराख हैं, उनसे बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वाटर पार्टिकल्स आर लाइटर देन द क्लोथ पार्टिकल्स। जेड क्लियर। यहाँ पे असूल ये चल रहा है, क्रीम पर असूल दूसरा था, उसको उसके मुताबिक समझने की जरूरत है, उसको उसके साथ मिक्स नहीं कीजिएगा, क्योंकि हर जगह साइंस का असूल एक जैसा नहीं रहता। बेसिक तो वही रहती है लेकिन अंदाज बदल जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे होगा ये कि स्पिनर जब घूम रहा होगा इसके अंदर, ड्राई क्लॉथ मशीन जो आपके सामने मौजूद है, तो कपड़े फिर वजन की वजह से दीवारों की तरफ ही जाएंगे, जिसका उसमें हो रहा था क्रीम सेपरेटर के अंदर। उसमें भी क्या था, जो स्किन जो हैवी पार्टिकल थे वो दीवारों की तरफ चले गए थे और उन्होंने पुश करना शुरू कर दिया था लाइट पार्टिकल को किस तरफ, सेंटर की तरफ। और यहाँ पर क्या हो रहा है, मुसलसल गीले कपड़े जब घूम रहे होंगे तो पानी जो है वो जाहिर सी बात है वो सुराख से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इज दैट क्लियर। जब चिपकेंगे तो क्या होगा, पानी जो है वो परफोरेटेड जो वॉल है उससे बाहर जाना शुरू हो जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जो क्लॉथ है वो बिल्कुल उससे पानी लुचड़ जाएगा, हमारी जुबान में जो समझ लें, आम फहम जो जबान बोली जाती है, कपड़े सूख जाएंगे। तो ये प्रोसेस होगा उसके अंदर ड्रायर में। तो आइए देखें, इसको लिख लेते हैं। पहले मैं आपके सामने सीन चेंज कर दिया, अब ये ड्रायर है। तो ड्रायर क्या, इट इज़ यूज टू ड्राई, लिखें इट इज़, कलर चेंज कर देते हैं, इट इज़ यूज टू ड्राई, दिस इज़ द लास्ट वन है। इसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू आज की इस क्लास के हवाले से इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। इट इज़
used to dry, it is used to dry the wet clothes, गीले कपड़े, the wet clothes in washing machine। जाहिर है अमल किसमें होता है, वॉशिंग मशीन में होता है, वॉशिंग मशीन में कपड़े जो उनसे मैल भी धोई जाती है, साथ में पानी को भी अलग किया जाता है, धुलने के बाद पानी को अलग करने की जरूरत होती है इन वॉशिंग मशीन। व्हेन मशीन स्पिन्स, देखिए इसमें व्हेन मशीन स्पिन्स, व्हेन मशीन घूमती है, स्पिन्स, द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर are separated through, are separated, are separated through the perforated walls of machine। perforated कहते हैं सुराखदार दीवार, ऐसी दीवार पे सुराख, perforated machine, perforated machine नहीं, perforated walls of machine, perforated, नो पूरा ही साफ हो गया। चले आप क्या करें, इसलिए कहते हैं रेजर ज़्यादा बेस्ट है। दोबारा लिख लेते हैं, perforated walls of machine। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट, उनके फार्मूले और उनकी डायरेक्शन डिस्कस की, और साथ में सेंट्रीफ्यूज मशीन किसे कहते हैं उसे डिस्कस किया, और एक कार जो सर्कुलर ट्रैक पर रिवॉल्व कर रही थी उस पर अमल करने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व किया। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट क्लास में। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा।